हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं सचिन विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर में जो आपका कोर्स है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आया हूं। तो आप लोग इसे पढ़ लीजिए। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में आएंगे और बाकी प्रीवियस ईयर के पेपर का सोल्यूशन चैनल पर अपलोड है, तो आप उसे देख लीजिएगा। उसमें कुछ क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो आपको जो गलत लगे उसे जो है करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ कैनिंग, यानी कैनिंग के जनक कौन हैं? तो कर्जन, निकोलस एपर्ट, गैनर या फिर वुडफोर्ड। तो इसका उत्तर हो जाएगा निकोलस एपर्ट। निकोलस एपर्ट को जो है फादर ऑफ कैनिंग कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद है, इनमें से कौन माइल्ड एंटीसेप्टिक है? तो माइल्ड एंटीसेप्टिक जो है वो हल्दी है। साइट्रिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये जो है माइल्ड एंटीसेप्टिक में नहीं आएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा हल्दी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि CFTRI कहाँ स्थित है? तो CFTRI जो है, ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी है मैसूर, सी है बेंगलुरु और डी है चेन्नई। तो CFTRI जो है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो है मैसूर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है NIFTM कहाँ स्थित है? TEM इज इस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट? तो इसका उत्तर हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये सब पिछले बार आए हुए क्वेश्चन थे। इसके बाद है, परिरक्षित पदार्थों की गुणवत्ता को नियंत्रित करने वाली संस्था है, क्वालिटी कंट्रोल बॉडी ऑफ प्रोसेस्ड प्रोडक्ट इज। तो इसका उत्तर हो जाएगा FPO। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट परमानेंट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन? इनमें से कौन सा अस्थायी संरक्षण का तरीका नहीं है? तो ऑप्शन ए है एसेप्सिस, बी है ड्राइंग, सी है स्टरलाइजेशन और डी है ऑल ऑफ वो। पिछले बार भी ये क्वेश्चन आया था, तो उसमें दो ऑप्शन थे, एक था वैक्सिंग और एक था स्टरलाइजेशन। तो इन दोनों में डाउट था पिछले बार। कुछ लोग कह रहे थे कि वैक्सिंग होगा और कहीं कहीं पर लिखा था वैक्सिंग, कहीं कहीं पर स्टरलाइजेशन। तो इस ऑप्शन के हिसाब से इसमें तो स्टरलाइजेशन ही होगा। वहाँ पर जो है डाउट में था, तो वो क्वेश्चन जो है आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और इसमें थोड़ा डीप रिसर्च कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो इसमें वैक्सिंग और स्टरलाइजेशन दोनों मिल रहा है। इसके बाद है, इनमें से कौन किण्वन द्वारा प्राप्त होता है? तो किण्वन द्वारा प्राप्त होता है आपका वाइन, शराब, क्योंकि सॉस, जैम और जेली, ये तीनों में तो किण्वन की प्रक्रिया नहीं होती है, इसमें वाइन में ही होती है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। इसके बाद है, कार्बोनीकरण किया जाता है, यानी कार्बोनेशन इज डन इन। तो सूखे पदार्थ में, पेय पदार्थ में, अचार में या फिर मुरब्बा में? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बेवरेजेस में, यानी कि जो पेय पदार्थ होते हैं उनमें कार्बोनीकरण किया जाता है। फिर है, पल्पी फ्रूट्स आर सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ, गूदेदार फल इसे बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। तो गूदेदार फल जो है वो जैम बनाने के लिए अच्छे माने जाते हैं, जिसमें पल्प होता है वो जैम के लिए अच्छा होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है, जेली बनाने हेतु सबसे अधिक उपयुक्त फल कौन सा है? मोस्ट सुटेबल फ्रूट फॉर जेली मेकिंग। तो इसका उत्तर हो जाएगा अमरूद, क्योंकि जेली बनाने के लिए पेक्टिन की आवश्यकता होती है और अमरूद में पेक्टिन जो है अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद है, साइट्रिक अम्ल इस फल से प्राप्त किया जाता है। तो साइट्रिक अम्ल जो है वो नींबू में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, चिप्स बनाने हेतु उपयुक्त फल है। तो चिप्स बनाने हेतु उपयुक्त फल है, इसका ऑप्शन ए है बेर, बेल, आंवला या फिर केला। तो जनरली पता होगा आप लोगों को, केला जो है वो उपयुक्त फल होता है चिप्स बनाने के लिए। मैंने कई सारे जो है क्वेश्चन जो है PDF में बनाए हुए हैं, तो अगर आप उसे पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उससे जाकर जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पर आपको जो है PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फिर है, कृत्रिम रूप से मोम लेपन कहलाता है। तो आर्टिफिशियल कोटिंग ऑफ वैक्स इज़ नोन एज। तो इसे कहा जाता है वैक्सिंग। ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सुटेबल प्रिजर्वेटिव फॉर कलर्ड प्रोडक्ट, रंगीन पदार्थ के संरक्षण हेतु उपयुक्त संरक्षक है। ऑप्शन ए है साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी है एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी है सोडियम बेंजोएट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो जो कलर्ड प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए हम लोग सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है पाश्चुरीकरण का औसत तापमान होता है। तो पाश्चुरीकरण का औसत तापमान जो है वो 85 से लेकर 90 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, पर इसके जो आसपास नियर बाई दिख रहा है वो 70 से 80 है, तो इस हिसाब से ये जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है प्याज की यह प्रजाति अचार हेतु उपयुक्त है, यानी कौन सी प्रजाति है जो अचार हेतु उपयुक्त है। तो इसका उत्तर होगा अर्का बिंदु। जो प्याज की अर्का बिंदु प्रजाति है ये जो है अचार बनाने के लिए अच्छी होती है। इसके बाद है विच कंपाउंड इज टेस्टेड इन टोमेटो सॉस एडल्ट्रेशन। ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। इसके बाद है सिरका में किस अम्ल की अधिकता होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको इसका आंसर मिल जाए तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। फिर है सिरका में किस अम्ल की अधिकता होती है। तो सिरका में जो है साइट्रिक एसिड अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद है जैम इसकी सहायता से संरक्षित होता है, यानी जो जैम है उसका प्रिजर्वेशन किससे होता है, साइट्रिक एसिड से या फिर एसिटिक एसिड से या फिर चीनी से या फिर बेंजोइक अम्ल से। तो जो जैम होता है उसमें लगभग 68% जो है TSS होता है, 68.5 या 68% के आसपास TSS होता है। और किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए जो चीनी की मात्रा होती है वो 65% से अगर अधिक होती है तो उसमें प्रिजर्वेटिव की आवश्यकता नहीं होती है। तो जैम तो जो है चीनी के द्वारा भी प्रिजर्व रह सकता है, लेकिन जैम में जो बेंजोइक एसिड है इसका भी प्रयोग किया जाता है, आपका सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है दोनों ऑप्शन है, लेकिन आप अगर ये दोनों ऑप्शन दिया गया है तो आप बेंजोइक एसिड को ही सही मानेंगे, ऑप्शन जो है इसका डी। इसके बाद है इस क्रिया से सभी सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन है पास्चुराइजेशन, स्टरलाइजेशन या एसेप्सिस। तो जो स्टरलाइजेशन की क्रिया होती है इसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन बी करेक्ट होगा, स्टरलाइजेशन। इसके बाद है क्रिस्टलाइजेशन की समस्या किसमें पाई जाती है। तो जैम, पिकल, स्क्वैश या फिर ड्राई प्रोडक्ट। तो क्रिस्टलाइजेशन की समस्या जो है ये जैम में पाई जाती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, जैम। इसके बाद है मुरब्बा बनाने हेतु उपयुक्त सब्जी है। तो मुरब्बा बनाने हेतु उपयुक्त सब्जी जो है इसका भी आंसर नहीं मिला हमें। तो आप लोगों को मिले तो आप लोग कमेंट करिएगा, बाकी जिनको मिले अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये है लखनऊ में। फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग इंस्टीट्यूट जो है ये लखनऊ में है। फिर है स्क्वैश बनाने हेतु उपयुक्त फल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑरेंज। ऑरेंज जो है होगा, क्योंकि पल्प वाले फ्रूट हैं ये तीनों, और रस जिसमें पाया जाता है जूस वो ऑरेंज है। स्क्वैश बनाने में जो है जूस का प्रयोग होता है। इसके बाद कैंडी बनाने हेतु उपयुक्त फल है। तो कैंडी बनाने हेतु अच्छा फल माना जाता है आपका आंवला। आंवला की कैंडी जो है बहुत ज़्यादा फेमस है और यही जो है सबसे उपयुक्त फल होता है कैंडी बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है डिब्बाबंदी हेतु सबसे उपयुक्त फल है। ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया हुआ था, उसमें इसका सॉल्यूशन मैं नहीं बता पाया था, लेकिन ये जो अनानास है ये करेक्ट आंसर होगा इसका, उसमें भी अनानास होगा पिछले साल के पेपर में। इसके बाद है सूर्य की रोशनी में सुखाने को कहा जाता है। तो सूर्य की रोशनी में सुखाने को कहा जाता है आपका ड्राइंग। ड्राइंग इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कलरेशन, यानी रंगों को ख़राब करने में कौन सी एंजाइम की भूमिका होती है। ऑप्शन ए है आपका स्टेरेज, ऑप्शन बी है पॉलीमरेज, ऑप्शन सी है पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज और ऑप्शन डी है ऑक्सीडेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। जो पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम है ये रंगों को ख़राब करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद है नमक का प्रतिशत जो संरक्षक का कार्य करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 15%, 10 से 15% होता है। इसके बाद है स्क्वैश जूस अथवा गूदे का मतलब जो स्क्वैश होता है उसमें जूस अथवा गूदे का प्रतिशत कितना पाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 25%। इसके बाद है कि फूड प्रोडक्ट ऑर्डर किस सन में पास हुआ। तो फूड प्रोडक्ट ऑर्डर जो है वो 1955 में पास हुआ था। इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे टिक कर लीजिए और लिख लीजिए या याद कर लीजिए कि FPO जो फूड प्रोडक्ट ऑर्डर है वो किस सन में पास हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका
1955। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा। इसके बाद है ब्लांचिंग की क्रिया सब्जियों के दौरान की जाती है, तो सॉस बनाने के समय, केचप बनाने के समय या डिब्बाबंदी के समय। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डिब्बाबंदी के समय। कैनिंग के समय जो है ब्लांचिंग की क्रिया सब्जियों में की जाती है। इसके बाद है रिफ्रेक्टोमीटर का प्रयोग जो है किसके लिए करते हैं, तो लगभग सबको पता होगा रिफ्रेक्टोमीटर का प्रयोग जो है टीएसएस को नापने के लिए किया जाता है। इसके बाद है आरटीएस, जो आपका आरटीएस होता है उसे रेडी टू सर्व कहा जाता है, उसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद है काली गर्दन समस्या होती है, तो जो ब्लैक नेक प्रॉब्लम है ये आपके ऑप्शन ए है आरटीएस, ऑप्शन बी है स्क्वैश, ऑप्शन सी है जैम और डी है केचप। तो जो काली गर्दन या ब्लैक नेक समस्या है ये आपके केचप में होती है। केचप को सॉस भी कहा जाता है। पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा था, उसमें ऑप्शन में सॉस दिया था, तो जो है केचप या सॉस होगा। इसके बाद है कि मुरब्बा का टीएसएस होता है, तो मुरब्बा में टीएसएस जो है 70% होता है, 68 से 70%। इसके बाद है जेल मीटर से ज्ञात करते हैं, तो जेल मीटर से पेक्टिन ग्रेड ज्ञात करते हैं, ये भी पिछले बार का क्वेश्चन है। ये जो है सीनियर के पेपर हैं जो 2-3 साल पहले हुए थे, तो मैंने सोचा कि इसको सॉल्व करा दिया जाए ताकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है फंसने की संभावना है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्याज के अचार में परिरक्षक के रूप में प्रयोग होता है, तो जो आपका साइट्रिक एसिड होता है सिरका का प्रयोग किया जाता है अचार में, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। और 40 नंबर क्वेश्चन है कि फलों की डिब्बाबंदी इस घोल में करते हैं, किस घोल में की जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिरप के अंदर जो है फलों की डिब्बाबंदी की जाती है और सब्जियों की ब्राइन के अंदर। इसे आप ध्यान रखिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप में सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अच्छी से तैयारी कर सकें।